मैं किशोर शेखावत, टीम फिजिक्स सीएलसी सीकर, और आज हम शुरू करने जा रहे हैं दंगल 6 का पेपर सॉल्यूशन। सॉल्यूशन से पहले एक बात करनी थी मुझे आपसे कि दुनिया रिजल्ट देखती है, मेहनत नहीं। दुनिया रिजल्ट देखती है, मेहनत नहीं, पर बिना मेहनत रिजल्ट भी नहीं आते। हमें मेहनत भी करनी है, रिजल्ट भी दुनिया को दिखाना है, और 17 जुलाई को अपना बहुत बेस्ट, आज तक का सबसे बेस्ट रिजल्ट अपने को बनाकर कीर्तिमान स्थापित करना है। तो शुरू करते हैं दंगल 6 का पेपर सॉल्यूशन। पेपर सॉल्व करें उससे पहले कुछ एक बातें पेपर सॉल्व करने के लिए जो आपकी प्लानिंग होती है उस पर भी मैं थोड़ा सा आपको बताना चाहता हूं। तो जैसे मेरा मानना यह है कि जब भी कोई अपन अच्छा काम करते हैं तो अच्छा काम करने की जो शुरुआत होती है हमारी है, वो शुरुआत हमारी एक ठोस, एक दृढ़, एक निश्चय से शुरू होती है। जैसे अपन 17 जुलाई पेपर देने जाएंगे तो पेपर जैसे अपन शुरू करते हैं तो पेपर शुरू करने से पहले अपने दिमाग में ये पहली पिक्चर क्लियर होनी चाहिए कि मुझे पेपर करते समय मेरा सीक्वेंस क्या रखना है, यानी पहले मुझे फिजिक्स करना है, मुझे केमिस्ट्री करना है या बायोलॉजी। ये एक पैटर्न आप पहले फिक्स कर लें माइंड में, और जैसे आप जाएं उसी अपनी प्लानिंग के तहत आप, जैसे आपने प्लान कर रखा है मुझे पहले बायोलॉजी करना है या मुझे पहले फिजिक्स करना है या मुझे पहले केमिस्ट्री करना है, उसी प्लान के तहत आप अपने उसी टॉपिक को या उसी सब्जेक्ट को पहले लेते हुए आप पेपर का सॉल्यूशन शुरू कर दीजिए। और सॉल्यूशन करना है हमको हमेशा 3 स्टेप्स में, 3 स्टेप में आपको पेपर का सॉल्व करना है। पहला स्टेप है उसमें ऐसे क्वेश्चन आपको लेने हैं जो बहुत इजी हैं और बहुत बड़े क्वेश्चंस को आपको छोड़ देना है। आप एक नेम बना लें कि ऐसे क्वेश्चन जिसमें 7 या 7 से ज्यादा लाइनें हैं, बड़े बड़े ऑप्शंस हैं, उन क्वेश्चंस को बिना पढ़े राउंड, सिंगल राउंड करके आप छोड़ दीजिए। सुन ढंग से, ऐसे क्वेश्चन जिसमें 7 लाइनें हैं, 7 लाइंस हैं, या जिनके ऑप्शंस बहुत बड़े हैं, उन क्वेश्चंस को पहले राउंड में, पहले स्टेप में आप सिंगल राउंड करें, एक सिंगल गोला कर दें और उसको बिना पढ़े छोड़ दीजिए। केवल इजी क्वेश्चंस आपको पहले स्टेप में करने हैं, फर्स्ट राउंड में। और इसी राउंड में इजी क्वेश्चन आया उसको सोल्व कर दिया, बड़ा क्वेश्चन था उसको छोड़ दिया। जो क्वेश्चन आपको एक बार पढ़ने से, 2 बार पढ़ने से नहीं आ रहा है, उस क्वेश्चन को आप डबल राउंड करके छोड़ दीजिए। और इस तरह से पूरे फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी का एक पूरा राउंड आप कंप्लीट कर दीजिए। ध्यान रहे कि इस फर्स्ट राउंड में हम लोगों ने केवल इजी क्वेश्चंस को सिलेक्ट किया है, इजी को हमने सॉल्व किया है। जो क्वेश्चन लेंथी था उसको हमने बिना पढ़े छोड़ा है, और जो क्वेश्चन हमको नहीं आ रहा था या उसकी कैलकुलेशन लंबी थी या जिस क्वेश्चन को अधिक आपको टाइम देने की आवश्यकता होती है उसको आपने छोड़ दिया है। ऐसे करते करते आपने फर्स्ट राउंड पूरा कर दिया, ठीक है। उसके बाद सेकंड राउंड में क्या करना है, जो क्वेश्चन आपने बड़ी लाइनों के थे, अधिक लाइनों के थे, उनको छोड़ा था सिंगल राउंड के, उनको आप सॉल्व करना शुरू कर दीजिए। और ये फिर इसी तरह से फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी तीनों में पूरा कर दीजिए। सेकंड राउंड में सिर्फ हमें जिस सिंगल राउंड क्वेश्चन छोड़े थे उनको सॉल्व करना है। और ऐसे करते करते आपने, और यहां भी इस सेकंड राउंड में ऐसे क्वेश्चन जिसमें आपको अधिक टाइम लग रहा हो, जिसमें आपको अधिक गणना की आवश्यकता हो, जिसमें आपको टाइम देना हो, दिमाग लगाना हो, ऐसे क्वेश्चन जहां भी आते हैं उनको फिर डबल राउंड करके आप छोड़ दीजिए, आगे बढ़ते जाइए। रुकना नहीं है, यहां पर समय नहीं खराब करना है। मैं जानता हूं, आप भी जानते हैं, नीट पूरा खेल है टाइम सेविंग का। जिसने अपना दिमाग, अपना टाइम थर्ड राउंड के लिए बचा लिया, वही बच्चा अच्छी रैंक के साथ, अच्छे स्कोर के साथ अच्छा रिजल्ट दिखाता है और अपनी मेहनत का लोहा मनवाता है।
तो फर्स्ट राउंड आपने पूरा कर लिया, सेकंड आपने पूरा कर लिया, थर्ड राउंड में अब आपके पास केवल और केवल फर्स्ट राउंड वाले डबल राउंड के क्वेश्चन बचे हुए हैं जिसमें आप डबल राउंड कर रखे हैं, और सेकंड राउंड के भी या सेकंड स्टेप के ऐसे क्वेश्चन जिसमें आपने फिर जो क्वेश्चन वहां भी आपको नहीं है उसको डबल राउंड कर दीजिएगा और आगे बढ़ते रहिएगा। तो हमारे पास फाइनली थर्ड राउंड में, थर्ड स्टेप में ऐसे क्वेश्चंस हैं जो डबल राउंड वाले हैं, जिनमें आपको माइंड की जरूरत है, जिसमें आपको टाइम देने की जरूरत है, उनको सॉल्व करना है। और प्यारे बच्चों और बच्चियों, बात मान के चलो, यही वो क्वेश्चंस हैं जहां से आपका सिलेक्शन, आपकी पूरी किस्मत है वो निर्धारित होती है। किसको कौन सी अच्छी कॉलेज मिलनी है नहीं मिलनी है, वो सारा खेल यहीं शुरू होता है। पूरा जो लड़ाई जो होती है ना, युद्ध मान लो आप, जंग मान लो, नीट की जंग है, वही है वो क्वेश्चंस हैं जहां आपको समय देना है, आपकी जीत सुनिश्चित करनी है, वो सारा खेल यहीं पर है। आप बस यहां अच्छा काम करिएगा। ये तो पेपर की प्लानिंग हो गई, बढ़िया। उसके बाद आराम से उम्र भरिएगा, कहीं कोई जल्दबाजी में नहीं आओ, सही से काम करोगे, सही प्लानिंग रहेगी, रिजल्ट आपका बहुत शानदार रहेगा, ये मेरा मानना है। क्योंकि हम ऐसे प्लेटफॉर्म के साथ जुड़े हुए हैं, सीएलसी के साथ, जिसमें सीएलसी खुद अपने आप में एक ऐसी बड़ी संस्था है और जिनके मालिक हमारे आदरणीय बॉस, क्या कहना उनका, उनकी जो मेहनत है, उनका जो जज्बा है, उनका जो समय बच्चों के साथ देना है, या जो भी उनकी प्लानिंग रहती है, सब बिल्कुल नायाब होती है, बिल्कुल नया करते हैं। हमेशा बच्चों के लिए जीते हैं, बच्चों के लिए काम करते हैं। और जब हम लोग पूरी टीम के साथ एक बड़े फिजिक्स, केमिस्ट्री, जूलॉजी, बॉटनी सबकी एक बहुत ही नायाब टीम, जो पूरा पूल मान लीजिएगा, बहुत बड़े पूल के साथ सीएलसी आपके साथ काम कर रही है, तो जो भी अपने बच्चे हैं, आसपास के आपके जानकार बच्चे हैं, उन सबको आप सीएलसी खुशबू है वो फैलाइए। और बिल्कुल हम ये कहेंगे कि जो हम मेहनत कर रहे हैं वो आपके पास जो रिजल्ट के रूप में आ रही है वो और बच्चों को मिले, वो भी सक्सेस हों, तो उनको भी सीएलसी के दरबार पर, सीएलसी के आप दरबार में पहुंचाएं, तो उनका भी रिजल्ट अच्छा रहेगा, काम ठीक रहेगा। ठीक है, तो अब पेपर को सॉल्व करना शुरू करते हैं। आइए, पहला क्वेश्चन है, ए सिलेंडर ऑफ हाइट 20 मीटर इज कंप्लीटली फिल्ड विद वाटर। एक सिलेंडर है जो 20 मीटर हाइट तक भरा हुआ है, और इसके साइड वाल में, इसकी जो पार्श्व दीवार है उसके ठीक पेंदे के पास एक होल है, और उसकी हाइट कितनी है देखो, वो है 20 मीटर और पूरा भरा हुआ है। तो आप जानते हैं ऐसे में जो वेलोसिटी ऑफ इफ्लक्स होता है उसकी वैल्यू कितनी होती है, v इज इक्वल टू √2gh। तो ये आपका हो जाएगा 2 इंटू कितना, 10 इंटू 20, तो इसको पूरा मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो रहा, 400। और आप जानते हैं √400 ये होता है 20 मीटर पर सेकेंड। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा सेकेंड। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। अगला क्वेश्चन है, द हीट जनरेटेड इन ए सर्किट इज डिपेंडेंट अपॉन द रेजिस्टेंस, पोटेंशियल डिफरेंस एंड टाइम। जो हीट डिपेंड करता है, हीट एनर्जी E, वो आप जानते हैं I² इंटू RT, या हम लोग इसको यूज करते हैं V² अपॉन RT। तो यहां डिपेंडेंस दे रखा किसका है, पोटेंशियल डिफरेंस का, रेजिस्टेंस और टाइम का। तो इसके अकॉर्डिंग आप इसमें पूछा गया है कि इसमें मैक्सिमम जो एरर है हीट में वो कितनी होगी। तो अपन जानते हैं डेल्टा E/E इंटू T, यानी परसेंटेज एरर इन एनर्जी वो है कितना, 2 टाइम्स ऑफ परसेंटेज एरर ऑफ पोटेंशियल, 1 टाइम्स ऑफ पोटेंशियल, 1 टाइम्स ऑफ एरर इन रेजिस्टेंस, एंड T की पावर भी कितना है, 1। तो आप इसको ये भी कर सकते हो 1 टाइम्स ऑफ द एरर इन टाइम। जो पावर होती है उनको आप आगे लेके आ जाइएगा, और जो उनकी एरर होती है उनसे उसको आप मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर दीजिए। जैसे आप देखें 2 टाइम्स ऑफ एरर इन वोल्टेज, वोल्टेज में कितना एरर है देखो 3%, तो 2 इंटू 3 प्लस ये 1 टाइम्स ऑफ रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस में कितना फर्स्ट है वो है कितना 2, तो 2% हो जाएगा जी, प्लस टाइम में कितना है जी 4%, ये लो जी। तो अब ये हमारे पास कितना देखो 6 + 2 + 4, तो इनको आप ऐड कर दीजिएगा, 6 + 4 कितना है 10, 10 + 2 कितना हुआ 12%। तो ये इसका मैक्सिमम परसेंटेज एरर हो जाएगा। ओके, तो इसका राइट आंसर आप हो जाए थर्ड।
नेक्स्ट देखो, तो अगला क्वेश्चन इसमें है द रिजल्टेंट ऑफ टू फोर्सेज ए प्लस बी एंड ए माइनस बी इज ए फोर्स, द एंगल बिटवीन टू गिवन फोर्सेज इज, तो इनके बीच एंगल कितना होगा। तो हमारे पास देखो ये तो फोर्स है F1, F1 हमारे पास है a प्लस बी और F2 है बेटे जी a माइनस बी। और आपसे पूछा कि अगर इनका रिजल्टेंट ये है तो इनके बीच में फोर्स कितना होगा, ये हमको बताना है। तो ध्यान करें, ये रिजल्टेंट है, तो दो फोर्स का रिजल्ट अपन निकालते हैं तो R का स्क्वायर कर दूं मैं, वो होता है क्या, देखो फोर्स F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर और प्लस 2F1 F2 इंटू कॉस थीटा। इसकी वैल्यू हम लोग पुट करेंगे तो आप देखें R का स्क्वायर, इसका अपन स्क्वायर करें तो स्क्वायर करने से रूट कैंसिल हो गया ना, तो ये हो गया आपके पास 3a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू F1 स्क्वायर यानी a प्लस बी का स्क्वायर, तो ये हो गया आपका a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। F2 स्क्वायर वो है, वो देखो आप a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और ये है माइनस का 2ab क्योंकि a माइनस बी का होल स्क्वायर है, ओके, प्लस 2F1 इंटू F2, F1 को F2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 इंटू ये हो जाएगा देखो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इंटू कॉस थीटा। अब इसको हमको सॉल्व करना है तो देखें ये a 2ab एक प्लस एक माइनस कैंसिल हो गया, यहां आप चेक कर सकते हैं a स्क्वायर, ये a स्क्वायर 2a स्क्वायर इसको उड़ा दें हम, तो यहाँ रिमेनिंग क्या है a स्क्वायर। आप यहाँ देखें इसका b स्क्वायर है, इसको अपन यहाँ से उड़ा देते हैं, तो अब यहाँ रहा क्या, देखो अगर मैं इस बी स्क्वायर को यहाँ से इस तरफ ले आता हूँ तो ये हमारे पास है a स्क्वायर अपॉन बी, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, आप देखें यहाँ पर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ये रहा देखो जी 2 और a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इंटू कॉस थीटा, ये से कैंसिल हो गया तो 1 अपॉन 2 cos थीटा इज इक्वल टू 1/2, cos थीटा इज इक्वल टू 1/2, cos थीटा इज इक्वल टू 1/2। और इससे आप देख पा रहे हैं कि थीटा हमारे पास कितना हुआ 60 डिग्री, 60 का मतलब हो गया π/3, तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा सेकंड। ठीक है, ये जो पेपर ऑफलाइन हुआ था उसमें थोड़ा सा करेक्शन रहा था 3a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये इसमें प्लस आपका होगा जो हमने करवा दिया गया वैसे। ठीक है, तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा सेकंड। नेक्स्ट देखिए साहब, हमारे पास ये है एक m मास का कोई स्फीयर है जिसका ये पार्ट है आपका होलो और ये इसका सॉलिड। तो इसमें आपसे पूछा है कि स्फीयर ऑफ मास कैपिटल M रेडियस कैपिटल R2 हैज ए स्फीयर ऑफ मास कैपिटल M रेडियस R2 हैज ए कंसेंट्रिक कैविटी ऑफ रेडियस R1। तो इसकी रेडियस R2 है, इसमें से एक कैविटी है R1 की। The force F exerted by the sphere on a particle of mass small m located at a distance, ये कोई पार्टिकल जिसको अपने सेंटर से लेकर के जहां भी पॉसिबल है यानी इन्फिनिटी तक आपने उसको रखा है, तो उससे फोर्स किस तरह से लगता है वो अपने को बताना है। तो एक तो इंपॉर्टेंट ये है कि इसमें इनसाइड पॉइंट पे आप जानते हैं इसका E कितना 0 होता है, और E के 0 होने पर इसका जो फोर्स होगा वो फोर्स कितना होगा 0। तो 0 फोर्स है, यहाँ से यहाँ भी 0 दे रखा है, ये भी हो सकता है, यहाँ भी 0 है, ये भी हो सकता है, यहाँ इसमें 0 नहीं, ये पॉसिबल नहीं है, यहाँ इसमें 0 है, ये भी हो सकता है। तो अभी के अनुसार तो ये चीजें ठीक है। उसके बाद अपन जब चलते हैं यहाँ से यहाँ तक, तो यहाँ से यहाँ तक फोर्स आपका होता है इंक्रीज, यहाँ फोर्स है मैक्सिमम, उसके बाद होता है डिक्रीज। तो यहाँ भी मैक्सिमम है, ये मैक्सिमम है, ये मैक्सिमम, ये मैक्सिमम है, इसका बेस तो बनता नहीं। पर मैन इसमें होता है जब आपको मैथमेटिकल क्लू के आधार पे करते हैं सॉल्व, तो इस पॉइंट से यहां तक इसका नॉन लीनियरली और इंक्रीजिंग ऑर्डर से इसका वैल्यू बढ़ता है, जो आपका पाया जाता है किसमें, यहां वाले में। नॉन लीनियरली होता है इंक्रीज, यहां होगा आपका मैक्सिमम, और उसके बाद ही होता है आपका कितना, इसके बाद तो सिंपल टोटल मास सेंटर पे अपन एज्यूम कर सकते हैं पॉइंट आउट के लिए, और फिर ये 1/r के स्क्वायर के अकॉर्डिंग है वो आपका होता है डिक्रीज। तो फिर तो आपका ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, पर ये लीनियरली पॉसिबल नहीं है। यहाँ ये पॉसिबल 0 नहीं था, यहाँ ये कह रहा है कि साहब इस तरह से बीच में कुछ वेरिएशन है ही नहीं। तो केवल ग्राफ को देख करके भी आप अपनी प्रायोरिटी बेस पर को टिक कर सकते थे। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा सेकंड। पहले भी क्वेश्चन आपका ये रिपीट हो रखा है, आना चाहिए आपको क्वेश्चन ये।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द नेम गिवन टू द पार्ट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम विच इज यूज्ड फॉर टेकिंग फोटोग्राफ्स ऑफ अर्थ अंडर फोगी कंडीशंस फ्रॉम ग्रेट हाइट्स। यदि हमें बहुत अधिक ऊंचाई से पृथ्वी पे कोहरे की स्थिति में फोटोग्राफ लेना है अंधेरे में, तो वो सिर्फ और सिर्फ किससे पॉसिबल है? इंफ्रारेड लाइट से, अवरक्त प्रकाश से ये पॉसिबल है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, स्टील वायर ऑफ लेंथ स्मॉल एल एंड मैग्नेटिक मोमेंट कैपिटल एम। हमारे पास एक स्टील वायर है कोई, जैसे मान लो ये वायर है और इस वायर की लेंथ है साहब स्मॉल एल और इसकी पोल स्ट्रेंथ है स्मॉल एम, मान लीजिएगा ये है माइनस एम और ये प्लस एम। तो इसका मैग्नेटिक मोमेंट जो है आपका ये हो गया मैग्नेटिक मोमेंट इसका अपन ले लेते हैं, मान लो इस तरफ कैपिटल एम, ठीक है जी, ये इसका मैग्नेटिक मोमेंट है। अब और इसका वैल्यू कितना है? ये आपका स्मॉल एम इंटू एल। अब ये कह रहा है कि अगर इसको बीच से अपन एल के शेप में कन्वर्ट करते हैं, ऐसे एल के शेप में, जब इसको ऐसे कन्वर्ट करेंगे तो आप ये देखें ये लेंथ कितना l/2 हो गया, ये भी लेंथ कितना इसका l/2 हो गया जी। अब इसकी जो इफेक्टिव लेंथ है वो अपन देखें तो इफेक्टिव लेंथ हमारे पास कितनी होने जा रही है? ये है इन दोनों के बीच के डिस्टेंस जो है कितना, √2 टाइम्स ऑफ l/2। देखिए पोल स्ट्रेंथ आपकी सेम रहेगी, तो ये इस तरह से हमारे पास वैल्यू आ रही है इसकी इफेक्टिव लेंथ की l/2। ये तो कहा ना कि एल लेंथ का हमारे पास स्टिल वायर है, इसे अपने मिड पॉइंट से एल के शेप में मोड़ दिया, तो इसका आपको मैग्नेटिक मोमेंट है वो फाइंड करना है। तो ये इसका l/2, ये भी इसका l/2 और इसलिए इन दोनों के बीच की डिस्टेंस हमारे पास है √2 टाइम्स ऑफ l/2। डन। अब इसको अपन सॉल्व करते हैं, तो देखो अब इसका मैग्नेटिक मोमेंट अपन निकालते हैं, वो है स्मॉल m इंटू एल इफेक्टिव। तो ये वैल्यू इसकी आपके देखो कैसे हो जाएगी, लिख दें m इंटू ये √2 टाइम्स ऑफ l/2, ये हो गया वैल्यू कितना, देखो कैपिटल M, और साथ ही इसको √2 से अपन मल्टीप्लाई कर दें, √2 से डिवाइड कर दें, तो ये तो इससे हुआ कैंसिल। तो आप देखें कैपिटल M अपॉन √2, ये इसका हो जाएगा मैग्नेटिक मोमेंट। तो इसका राइट आंसर है 6। ओके, बढ़े आगे। अगला क्वेश्चन यहां दे रखा है, ए रे ऑफ लाइट इज इंसिडेंट ऑन एन इक्विलेटरल ग्लास प्रिज्म प्लेस्ड ऑन ए हॉरिजॉन्टल टेबल फॉर मिनिमम डेविएशन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। एक प्रिज्म है तो इसमें आपसे पूछा है कि फॉर मिनिमम डेविएशन कौन सा पॉसिबल है। तो आप जानते हैं ऐसे केस में जो रिफ्रैक्टेड लाइन इनसाइड द प्रिज्म शुड बी पैरेलल टू द बेस ऑफ प्रिज्म, यानी मिनिमम डेविएशन की कंडीशन में जो ये प्रिज्म के भीतर अपवर्तित प्रकाश होता है वो आधार के समांतर होना चाहिए। तो आप क्या कहेंगे, QR हॉरिजॉन्टल होना चाहिए, QR इज हॉरिजॉन्टल। ये इसकी पहचान है साहब, खूबी है इसकी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन ए फोटोग्राफिक इफेक्ट मेजरमेंट द स्टॉपिंग पोटेंशियल फॉर ए गिवन मेटल इज फाउंड टू बी V0 volts व्हेन रेडिएशन ऑफ वेवलेंथ लैम्डा इज यूज्ड। ओके, तो क्वेश्चन देखो ऐसा है ये कि जैसे मान लो हमारे पास कोई एक मेटल है, ये मान लो आप मेटल सरफेस, इस मेटल सरफेस से पहले अपने फोटोन डाल दिया जी, किसका, लैम्डा का। ये मान लो इसका वर्क फंक्शन है φ0। तो जो फोटोन यहां से जो इलेक्ट्रॉन यहां से इमिट हो रहा है उसका स्टॉपिंग पोटेंशियल कह रहा है कि V0 है, तो उसकी एनर्जी कितनी होगी, eV0। उसके बाद अगर हम कोई दूसरा फोटोन कर रहे हैं इंसिडेंट जिसकी वेवलेंथ है 2 लैम्डा, तो इससे इसकी स्टॉपिंग पोटेंशियल वैल्यू हमने मान लो eV0 डैश। तो हमें पूछा है कि eV0 डैश है उसका वैल्यू कितना हो जाएगा, जबकि मेटल सेम है, मेटल सेम होने पे इसका वर्क फंक्शन कार्यफलन सेम रहेगा। तो अब अगर मैं फर्स्ट वाले से इक्वेशन लिखता हूं तो हमारे पास क्या बनेगी, इक्वेशन eV0 इज इक्वल टू hc/λ माइनस φ0। आइंस्टीन की जो इक्वेशन है उसको अपन यूज कर रहे हैं, या सिंपल एनर्जी कंजर्वेशन अपन यूज कर रहे हैं। तो जो फोटोन की एनर्जी है उसमें
से कुछ पार्ट आपका यहाँ पे एब्जॉर्ब और बाकी इसका रिमेनिंग यहाँ से आउट हो रहा है। तो ये हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन। सेकंड अपन लिखेंगे तो देखिएगा EV नॉट डैश इज इक्वल टू हो गया HC बाई 2 लैम्डा माइनस का फाई नॉट। अब केवल इनकी हेल्प से अपने को सॉल्व करते हुए स्टॉपिंग पोटेंशियल नया है उसका वैल्यू हमको फाइंड करना है, तो ये हम फाइंड कर सकते हैं। तो देखिए अब हमें इसका वैल्यू निकालना, तो ऐसे करते हैं हम लोग, इसको इक्वेशन मान ले फर्स्ट, इसको मान ले इक्वेशन अपन सेकंड, और सेकंड से फर्स्ट को अपन माइनस करें तो ये माइनस और ये हो गया आपका प्लस, प्लस होती कैंसिल हो गया। अब इससे इसे अपन माइनस करेंगे तो EV नॉट डैश माइनस का ये, तो आप देखिएगा ये वैल्यू हो गया आपका EV नॉट डैश माइनस EV नॉट इज इक्वल टू, यहां ये है देखो प्लस का हाफ माइनस का 1, तो रहा कितना माइनस का हाफ HC बाई 2 लैम्डा, जस्ट ओनली माइनस किया है और इसको अपन इसमें ऐड कर देते हैं। EV नॉट डैश इज इक्वल टू हो गया EV नॉट माइनस HC बाई 2 लैम्डा। अगर इसको E से डिवाइड करेंगे तो E से आप यहां डिवाइड कर दीजिएगा तो हो जाएगा वैल्यू V नॉट माइनस HC अपॉन 2E लैम्डा। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा V नॉट माइनस HC अपॉन 2E लैम्डा। और ऐसे क्वेश्चन बिल्कुल आपके रिपीट हो रखे हैं, थोड़ा सा मैंने चेंज करके दिया इस बार। डन, बढ़ते हैं आगे जी। तो अगला क्वेश्चन देखिए, एक ऑब्जेक्ट है जो इस तरह रोटेट कर रहा है और थोड़े टाइम t समय में इसको रोटेट आपने पहले कर रहा है वर्टिकल एक्स के अबाउट रोटेट कर रहा है, उसके बाद इसको हमने हॉरिजॉन्टल एक्स के अबाउट रोटेट करना शुरू करवा दिया। तो ऐसी स्थिति में आपसे पूछा है कि ऐसे के लिए हमें कितना टॉर्क अप्लाई करना पड़ेगा। तो आप जानते हैं टॉर्क जो होता है, टॉर्क वो होता है क्या है, द रेट ऑफ चेंज इन एंगुलर मोमेंटम, कोणीय संवेग में परिवर्तन की दर है, उसको हम कहते हैं टॉर्क। तो ये एक्चुअली हुआ क्या, J फाइनल माइनस J इनिशियल अपॉन टाइम इंटरवल डेल्टा टी। J फाइनल हमारे पास कितना है साहब, ये अभी किसके अलोंग रोटेट कर रहा है, अलोंग एक्स एक्सिस, तो एक्सिस के अलोंग रोटेट कर रहा है, तो इसका J हो गया आपका I के अलोंग, तो J इसको अपन करते हैं बेटा जी I ओमेगा और I केप माइनस I ओमेगा इन, ये हो गया आपका पहले किस तरफ है, इनिशियली है वो अलोंग J केप, और टाइम डिफरेंस कितना है T। तो ध्यान दें, फाइनली अपन इसको चेक कर रहे हैं तो हमारे पास जो वैल्यू आ रही है वो है तो I ओमेगा अपॉन टी I केप और माइनस I ओमेगा अपॉन टी J केप, दोनों आपस में 90 डिग्री पे है। तो ऐसे में इसका जो मोमेंटम चेंज हुआ है, एंगुलर मोमेंटम चेंज हुआ, उससे जो टॉर्क लगा है या उसके लिए टॉर्क हम जो लगा रहे हैं उसकी वैल्यू जो हम लोग लिखेंगे, यानी टॉर्क का जो मैग्नीट्यूड हम लोग निकालेंगे वो है क्या, वो इन दोनों के स्क्वायर का सम का रूट करेंगे, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, वैसे 90 पे है तो रूट 2 टाइम्स होता है, तो रूट 2 इंटू कितना आएगा I ओमेगा अपॉन 2, रूट 2 I ओमेगा अपॉन टी, इसका आंसर आपका बन जाएगा। डन। नेक्स्ट देखो, आप उधर रखें दो कला समझ स्रोत, टू कोहेरेंट लाइट बीम्स ऑफ इंटेंसिटी I and 4I produce interference pattern, the intensity at a point where the phase difference is 0 will be। तो सिंपल से दो हमारे पास इंटेंसिटीज है और जहां फेज डिफरेंस 0 है वहां से पूछा गया है, तो फेज डिफरेंस 0 होने पे I हुआ करता है मैक्सिमम, और इसकी वैल्यू कितनी है बेटा जी, रूट ऑफ I1 प्लस रूट ऑफ I2 का स्क्वायर। रूट ऑफ I1 हमारे पास I है तो रूट I प्लस कितना रूट ऑफ 4I और इसके स्क्वायर को आपने सोल्व करना है। तो ये एक्चुअली 2 यहां से बाहर है तो 2 हो कितना 3, ये हो गया आपका 3 रूट I इसका स्क्वायर। तो बोलिए साहब 3 का स्क्वायर कितना 9I, तो इसका आंसर आपका हो जाएगा सेकंड। डन। नेक्स्ट चलते हैं, इसमें क्वेश्चन कर रहा है कि हमारे पास एक बॉडी है जिसका मास कितना है 4 kg, इसको आपने एक 2 मीटर की रस्सी से बांध रखा है, इसको फ्री कर दिया, फ्री करने पे यहाँ इसकी स्पीड कितनी है, तो v हमारे पास कितना रूट 2gh, तो 2 इंटू कितना 10 इंटू ये बेटा जी है 2 मीटर, तो ये हो गया आपके पास 4, तो 2 रूट 10
या 2√g कर दूं साहब, 2√g फर्स्ट। और यहां जहां पर भी कहीं लॉस ऑफ एनर्जी नहीं होता है वहां सीधे आप केवल √2gh करके, जहां h इसकी वर्टिकल हाइट होती है, उससे अपन इजीली इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। डन। नेक्स्ट, इफ ए यूनिफॉर्मली चार्ज स्फीयर, हमारे पास कोई एक यूनिफॉर्मली चार्ज स्फेरिकल सेल है और उसकी रेडियस कितनी हमारे पास, देखो जी 10 सेंटीमीटर। मान लो हमारे पास स्फेरिकल सेल है जिसका रेडियस कैपिटल R वो हमको दिया जा रहा है 10 सेंटीमीटर और इसको चार्ज कर रखा है। तो स्फेरिकल सेल का चार्ज तो कहां होता है, उसकी सरफेस पे होता है जी, ठीक है। अभी कहा कि अगर इसके सेंटर से 5 सेंटीमीटर पे पोटेंशियल जो है वो कितना है, V है। सेंटर से 5 सेंटीमीटर पे ये डिस्टेंस मान लीजिएगा R1 है, जहां पर ये वैल्यू कितना है 5 सेंटीमीटर है। यहां वोल्टेज कितना है V1 इक्वल टू V कहा जा रहा है। तो हमसे पूछ रहा है कि इसके सेंटर से 15 सेंटीमीटर पे कोई दूसरा पॉइंट है, वहां पे वोल्टेज V2 है वो कितना होगा। तो हम दे रखा था कौन सा इन और पूछा कौन सा आउट। तो देखो V आउट जो होता है वो कितना होता है KQ अपॉन R। R हमारे पास कितनी 15 फॉर्मूला होता है इसका। और V जो इन हम लोग निकालते हैं V इन वो हमेशा होता है KQ अपॉन उसका रेडियस और वो कितना है बेटा जी 10। डन। अब ओनली इनको कंपेयर करते हुए हमको आंसर में कन्वर्ट करना है। V2 हमको निकालना है। अगर मैं इसको 10 से मल्टीप्लाई कर दूं, 10 से डिवाइड कर दूं, तो आप करें देखो कि KQ/10 जो है वो क्या है V इन, जिसको दे रखा है V इन और इसका दे रखा है V वैल्यू हमारे पास है। तो इसे सॉल्व करेंगे, देखो हमारे पास ये हो गया कितना V और इसको 5 से उड़ा दें तो कितना 2/3। तो एक्चुअली ये 2/3 यानी हमारे पास वैल्यू है 2/3 इंटू V। डन। नेक्स्ट देखो, ए पार्टिकल एग्जीक्यूट्स SSM अकॉर्डिंग टू द इक्वेशन ऑफ दिस, द वैल्यू ऑफ वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल एट t = 5 सेकेंड। तो यहां सिंपल सी बात है, आपको निकालना वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल, तो वो कितना होता है V पार्टिकल = dy/dt। और उसको सॉल्व करेंगे हम लोग टाइम के रेस्पेक्ट में, इसको डिफरेंशिएट करते हुए। तो 2π को यहां से बाहर ले लीजिएगा, तो 10 × 2π और ये बन गया आपका cos 2π × t प्लस π/6। ओके, t हमारे पास कितना है बेटे जी 5, तो हो गया आपके पास 10। और आप जानते हैं किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के जो कि साइन है, कोसेंट कुछ भी है, वो जब भी एंगल 2π है 4π है, अगर इतने एंगल से रिपीट करते हैं हम लोग तो हमेशा फंक्शन आपका अनचेंज रहता है। आप इसको भूल सकते हैं, भूल ना जाना रे। तो ये हमारे पास है 20π और cos π/6 यानी cos 30, तो क्या हुआ √3/2। अब देखिएगा ये हमारे पास हो गया 10, तो 10π इंटू √3। अब इसको सॉल्व करेंगे आप, तो ये आपका करीब देखो कितना है 10π यानी 31.4। इसको अपन 1.732 से मल्टीप्लाई करेंगे तो अप्रोक्स आपका वैल्यू है 31 से बड़ा ही आएगा। और 1.5 इसका 15 भी अपन ऐड करते हैं, तो देखो ये सब पॉसिबल नहीं है, सिर्फ और सिर्फ आपका फर्स्ट आंसर पॉसिबल हो सकता है। डन। नेक्स्ट आइए, क्रिटिकल एंगल फॉर ए सर्टेन मीडियम इज दिस। आप जानते हैं क्रिटिकल एंगल जो होता है वो पूर्णांतरिक परावर्तन के लिए होता है और उसमें अपन कहते हैं कि μ = 1/sin IC। तो हमें दे रखा है यहाँ पे साइन इनवर्स दिस, थीटा दे रखा है हमको, या IC मान लीजिएगा आप, साइन IC। तो आप जानते हैं वैसे कि साइन IC = साइन IC। ओके, तो आप समझे इसमें कि हमको दे रखा क्या है इसमें IC। तो IC = जो दे रखा है साइन इनवर्स 0.6। इसका मतलब हुआ कि जो इसका अपन थीटा निकाल रहे हैं तो साइन IC का वैल्यू हमारे पास कितना 0.6 आया जी। साइन IC कितना 0.6। तो अगर इस वैल्यू को आप यहां पुट कर दें तो ये हो गया अपने पास 1/1/6। तो म्यू की वैल्यू हमारे पास कितनी आ रही है, म्यू = बेटा जी आ गया 10/6 या 5/3। डन। अब इससे पूछा हमको कि पोलराइजिंग एंगल क्या है, तो पोलराइजिंग एंगल हम लोग कहते हैं वो होता है tan थीटा, दैट इज म्यू।
जो ब्रूस्टर का नियम होता है उसके अकॉर्डिंग हम कहते हैं, तो tan थीटा हमारे पास म्यू के इक्वल है, और म्यू हमारे पास कितना है जी, म्यू हमारे पास है 5/3, तो अप्रोक्स इसका वैल्यू है मोर देन 1 है, तो आप देख सकते हैं इसमें मोर देन 1 है, जिसको सॉल्व करेंगे तो आपका ये 1.667 के आसपास आएगा, क्योंकि यदि आप इसको लिखना चाहें तो 2 इंटू, मैं इसको 2/3 कर सकता हूं, सॉरी 2 नहीं 1, तो 1, तो ये एक्चुअली क्या हो गया देखो 1 + 2/3, और 2/3 कितना 0.66 होता है, तो बिल्कुल आपका राइट आंसर है। तो tan थीटा मेरे पास इतना है, तो थीटा कितना है, tan इनवर्स 1.667। ओके, तो ये आपका आंसर है थर्ड। नेक्स्ट देखो जी, हमारे पास एक स्फेरिकल कैपेसिटर है जिसकी रेडियस है कितनी 50 और 60, और उसमें हमने 6 का डाइलेक्ट्रिक स्लैब भी भरा हुआ है, तो इसकी C कितनी होती है, तो आप जानते हैं C इक्वल टू होता है इसका वैसे 4πε0 R1 × R2 अपॉन, और साथ में मीडियम भी आपने इंट्रोड्यूस कर रखा है, तो इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा एप्सिलॉन R से, और ये R2 - R1, इसकी वैल्यू को अपन 1/k कर दें, 1/k, और उसकी वैल्यू पुट कर दें 1/k, तो 9 × 10⁹ इंटू एप्सिलॉन R हमारे पास है 6, और R1 × R2, तो ये होगा देखो 60 × 50 इंटू कर दूं 10⁻⁴ अपॉन R2 - R1 कितना हुआ 60 - 50 10 सेंटीमीटर, 10 × 10⁻², डन। और इसे सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर है वो फर्स्ट आ जाएगा, डन। नेक्स्ट देखो, हमारे पास दो स्प्रिंग हैं जिनके दे रखे हैं फोर्स कांस्टेंट, आपने जोड़ रखा है उनको सीरीज में, तो इनका K इक्विवेलेंट जो होता है सीरीज में वो 2 के लिए होता है K1 × K2 अपॉन K1 + K2। तो आप देखिए इनको मल्टीप्लाई करें तो ये हो गया आपके पास K² / 20, और अपॉन इसका एलसीएम हम लेते हैं, तो K/4 + K/, तो इसका एलसीएम हो गया कितना 20, सॉरी यहाँ तो आपके पास है K² / 20, इसको ओनली मल्टीप्लाई किया मैंने 5 × 4 को, और यहाँ आप देखें तो 1/4 + 1/5, 1/4 + 1/5, तो उसका एलसीएम कितना 20 हो गया। इसमें अपन देखें तो 1/4, तो ये 5 + 4, 20 से 20 कैंसिल, K से एक कैंसिल, सॉरी यहाँ साथ में ये K भी आएगा, तो K से अपन K उड़ा देते हैं, तो वैल्यू हमारे पास कितनी है K/5 + 4 कितना हो गया 9। तो अभी इस पूरे दो सीरीज में जो जुड़ी हमारे पास स्प्रिंग थी उनका K इक्विवेलेंट हो चुका है K/9, पर पूछा कि इसकी अब फ्रीक्वेंसी कितनी होगी पार्टिकल की, तो जब भी किसी स्प्रिंग से अपन कोई मास स्मॉल अपन हैंग करें और उसको अपन हल्का छोड़ के हल्का डिस्प्लेस करके छोड़ दें, तो उसकी जो फ्रीक्वेंसी हम लोग पढ़ते हैं वो क्या होती है, फ्रीक्वेंसी होती है F = 1/2π√K/m, जिसमें K हमारे पास है K इक्विवेलेंट, तो देखें 1/2π√K, K हमारे पास कितना K/9 इंटू m, √9 3 6, तो 1/6π, 1/6π√K/m इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17, a mass capital M suspended from a spring negligible mass, तो हमारे पास एक स्प्रिंग है जिसका मास कितना नेग्लिजिबल है, और उसका कैपिटल M मास के होने पर टाइम पीरियड कितना कैपिटल T है, तो हम जानते हैं T = होता है क्या है 2π√m/k, हमने यहाँ चेंज करा ओनली मास को, तो आप जानते हैं यहाँ पे T प्रपोर्शनल कितना √m, तो इसको अपन ऐसे करते हैं देखो कि T'/T = √m'/m, तो m' कितना पहले कैपिटल M था, स्मॉल m आपने पुट कर दिया अपॉन कैपिटल M, फिर हमको दे रखा T' कितना है 5T/3 अपॉन T, तो T से उड़ा देते हैं, यानी मास पुट करने के बाद में कितना 5T/3 रह गया। अब 5/3 इसको अपन करें स्क्वायर, तो स्क्वायर करने से रूट कैंसिल, इसका हो गया वैल्यू हमारे पास कितना, ये हो जाएगा कितना 25/9, तो देखें स्क्वायर करने के बाद हमारे पास वैल्यू है कैपिटल M + स्मॉल m/m, यानी 1 + स्मॉल m/कैपिटल M = 25/9, 1 को आप ले जाएं इस तरफ, तो स्मॉल m/कैपिटल M = है 25/9 - 1, तो एलसीएम इसका 9 है, 25 - 9 कितना हुआ 16, तो ये हो जाएगा आपका 16/9, और स्मॉल m की वैल्यू आप कैपिटल M से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो आप देखें स्मॉल m = है 16/9 इंटू कैपिटल M,
तो रेशियो आपसे पूछा है स्मॉल m बाई कैपिटल M। डन। नेक्स्ट देखो, ये दो बल्ब दे रखे हैं अपने को, जिसकी दे रखी है रेटेड वैल्यू 100 और 250। तो ऐसे में इसकी जो रेजिस्टेंस की वैल्यू हम लोग निकालेंगे, इसको मैं R1 एज्यूम कर लेता हूं, तो वो होता है कितना, V² अपॉन पावर, तो 250 इंटू 250 अपॉन इसकी पावर कितनी है देखो 100, बढ़ा दें इसको, तो ये हो गया आपका 625 ओम। इसका अपन निकालते रेजिस्टेंस, तो V² अपॉन P 200 इंटू 200 अपॉन कितना 100, उड़ाओ इसको तो कितना हुआ 400 ओम। अब दो रेजिस्टेंस हमारे पास है, सीरीज में है, और आपने जोड़ रखा है कितना 250 वोल्ट। ये सीरीज ऑर्डर में है, आई दोनों में कांस्टेंट है, तो अपन जानते हैं V इक्वल टू आई आर। आई जब कांस्टेंट हो तो उस कंडीशन में V प्रोपोर्शनल टू कितना है R। तो सिंपल हमारे पास दो बल्ब है, बल्ब को केवल बल्ब मानेंगे तो मुश्किल हो जाएगी। बल्ब को आप सिंपल मान लो, रेजिस्टेंस मान लो, आप रेजिस्टेंस मानकर कन्वर्ट कर देंगे तो आप निश्चित रूप से क्वेश्चन को सही कर जाएंगे। तो देखें, इसका रेजिस्टेंस हमारे पास 625 ओम है, ये कितना है 400 ओम। अब इसको अपन सॉल्व करेंगे, तो हमको पूछा कि B2 जो है उस पे वोल्टेज का डिफरेंस है वो कितना आ रहा है। अब उसको अपन फाइंड करेंगे, तो V इक्वल टू आई आर, आई कॉन्स्टेंट है तो R के प्रोपोर्शनल है, तो B2 का R2 के साथ रेशियो पर निकालेंगे, तो V1 रेशियो V2 जो आपका है वो कितना है 625 रेशियो 400, 625 रेशियो 400। इसको अगर अब हम उड़ाएं 25 से भाग दें, 25 से, तो 25 से भाग देने पे 100 में कितना 4 16, ये हो गया आपका कितना 25 अनुपात 16। डन। अब इससे V2 हमको निकालना है, तो V2 हमारे पास कितना आएगा, V2 है 16 अपॉन, ये हो गया 2 और 1 3 41 इंटू टोटल हमारे पास था कितना 250। तो इसको सोल्व करोगे तो ये वैल्यू आपके पास है करीब करीब 4000 अपॉन 41, और इससे सोल्व करेंगे तो अप्रोक्स आपका 98 वोल्ट है वो आ जाएगा, 97 पॉइंट समथिंग आएगा, अप्रोक्स करोगे तो ये आपका 98 आ जाएगा। नेक्स्ट देखो, ये डायमेंशन का एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बस इसमें आपको ठीक समझना है कि स्मॉल n क्या है। तो स्मॉल n आपको यहां दे रखा है क्या, पर सेकंड पर यूनिट एरिया, पर सेकंड पर यूनिट एरिया नंबर ऑफ पार्टिकल्स। तो पार्टिकल्स डायमेंशन लेस है, एरिया हमारे पास जिसकी डायमेंशन l का स्क्वायर है, टाइम की कितनी है t, टाइम की कितनी होती है t होती है। तो इसलिए आप इसको सॉल्व करोगे तो देखो ये हमारे पास वैल्यू कितनी n अपॉन, ये हो गया l स्क्वायर इंटू टी, तो n की डायमेंशन होती नहीं है, तो डायमेंशन कितनी है l की पावर माइनस का 2 और t की पावर माइनस का 1। ये माइनस कर रखा है, तो माइनस में तो आप जानते हैं डायमेंशन सेम है, हटा दो इसको, आप डायमेंशन सेम है हटा दो इसको। बस अब ध्यान रखना है कि स्मॉल n2 क्या है, ये है दे रखा आपने को, पढ़ो क्वेश्चन को, ये है एकांक आयतन से गुजरने वाले या एकांक आयतन में मॉलिक्यूल्स हैं, तो ये एक्चुअली है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स अपॉन वॉल्यूम, तो l की पावर माइनस का 3 हो गया इसका डायमेंशन, और x पोजीशन है तो x की डायमेंशन कितनी हो जाएगी l। डन। तो अब इसको कर सकते हो आप, हमें देखो यहां से मिल रहा है कि स्मॉल n इक्वल टू है d इंटू n2 बाई x2, इसे d आपको फाइंड करना है, तो ये हो गया आपका n इंटू x2 अपॉन n2। तो देखो स्मॉल n की डायमेंशन हमारे पास कितनी थी l माइनस 2 t माइनस 1, x2 कितना है l1, और ये है l की पावर माइनस का 3। अब इसको अपन सोल्व करें तो देखो 3 और 2 कितना हो गया यहाँ पर, सॉरी 2 उड़ाओ तो माइनस का 1 ऊपर चला गया, तो एक और आ गया, तो l की पावर 2 t की पावर माइनस 1, l2 t की पावर माइनस का 1, फोर्थ आंसर इसका राइट हो जाएगा। डन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, हमारे पास एक ट्यूनिंग फॉर्क है A, जिसकी फ्रीक्वेंसी किसी स्टैंडर्ड वाले से 3% ज्यादा है। तो मान लो कोई स्टैंडर्ड कोई नॉन फ्रीक्वेंसी है, कोई एक हमारे पास नॉन फ्रीक्वेंसी, उसको पर मान लेते हैं कि n फ्रीक्वेंसी है, तो A की फ्रीक्वेंसी कितनी है इससे 3% ज्यादा, तो इसका मतलब 1 प्लस 3/100, यानी ये हो गया आपका 1.03 n। और दूसरा है B, जिसकी फ्रीक्वेंसी हमारे पास, यानी इसको अपन मान लेते हैं NA, दूसरे की जो फ्रीक्वेंसी है वो कितनी है, इससे 2% छोटी है, इस नॉन से 2% छोटी है, 100 है तो कितनी 98 है, और वैसे है तो कितना 1 में से अपन 0.02 हटा देंगे तो कितना 0.98 n, ये हो गया आपका NB। अब कह रहा कि अगर A और B दोनों को अपन साथ वाइब्रेट करें तो 8 विस्मत बनते हैं,
तो इन दोनों की फ्रीक्वेंसी का डिफरेंस तो विस्पंद होता है, तो डिफरेंस हमारे पास कितना है 0.05, इसमें से माइनस करेंगे 0.05 दैट इज 8 सॉरी 0.05 n भी तो इसमें होगा इज इक्वल टू 8, तो इससे n आपको निकालना है तो 8/0.05, हटाओ पॉइंट को 100 से मल्टीप्लाई कर दो तो ये हो गया आपका 800/5, भाग देंगे 5 एकम 5, 3 0 6 5 30 और ये आपका 160 हर्ट्ज इसका आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट देखो भाई, हमारे पास ये कोई रोड है, ऐसे ही इसको अपन अरेंज कर रखा है, ए बी सी और ऐसे पॉइंट दे रखे हैं। ए का टेम्परेचर है 200 डिग्री सेल्सियस और डी का कितना है साहब 220 डिग्री सेल्सियस, कितना है 20। अब क्या करें, ये सारी आइडेंटिकल रोड है, इसका रेजिस्टेंस मान लो R है, इसका भी R है, इसका भी R है, इसका भी R, इसका भी R, इसका भी R, इसको भी 1 ओम मान लो आप, 1 1 1 1 और 1 1, जैसे इलेक्ट्रिसिटी होती है उससे उसका रेजिस्टेंस मान लो 1 ओम। अगर ये 1 1 2 2 1 हो गया तो एक्चुअली यहाँ रेजिस्टेंस कितना है 1, ये 2 2 और 1 ये बन गया आपका एक तरह से WSB, तो यहाँ रेजिस्टेंस कितना 1 ओम, इसका रेजिस्टेंस भी कितना हो गया देखो 1 ओम और इसका भी कितना रेजिस्टेंस हमारे पास 1 ओम। आपको दे रखा है कि यहाँ टेम्परेचर है 200 डिग्री सेल्सियस और यहाँ कितना है देखो जी 20 डिग्री सेल्सियस, और पूछा है कि इस पॉइंट पे कितना टेम्परेचर होगा आपको बताना है। तो इसको करंट इलेक्ट्रिसिटी के फॉर्मूले से इजीली कर सकते हो, इसको आप मान लो 2 ओम, डन। तो देखो हमारे पास ये फॉर्मूला होता है, जैसे ये जंक्शन है, यहाँ है टेम्परेचर T1, यहाँ कौन सा आपका T2, ये है T0, इसका रेजिस्टेंस मान लो R1 है, इसका कितना है R2, तो जंक्शन का जो टेम्परेचर होता है T0 वो होता है कितना है T1/R1 प्लस कौन सा जी T2/R2 अपॉन 1/R1 प्लस 1/R2। ये बहुत ही इजी तरीका होता है। अब इससे अपन सॉल्व करेंगे तो देखिए T1 कितना देखो 200 अपॉन 1 प्लस वह है 20/2, क्योंकि इस भाग का रेजिस्टेंस कितना 1 है वो कितना है 2, फिर है 1/1 प्लस 1/2। अब केवल इसको हमको सॉल्व कर देना है। सॉल्व करें तो देखिए ये हो गया हमारे पास 10 210 210 अपॉन 1 प्लस हाफ तो कितना 3/2, तो ये हो गया 210 इंटू 2 चला गया ऊपर 2 अपॉन 3, 7 21 तो 30, तो ये 60। कुछ गड़बड़ हुआ, वापस चेक करें एक बार। ये हमारे पास 200 है, आपको यहाँ बी पर टी पूछा है, ये आपका 1 और 2 ओम हो जाएगा, वो 20 डिग्री का है। तो क्या हमने लिखा है देखो इसमें वापस देख लीजिए, 200/1 ठीक है, प्लस कितना 20/2 भी ठीक है, 1/1/2 ये भी ठीक है। अच्छा दिक्कत क्या रही इसमें 210 अपॉन 3/2, तो ये सॉरी हमने गलती क्या करी, ये 3 है बेटा ना, तो 3 का भाग देता है 70 इंटू 2 7 दूनी 14 यानी 140 डिग्री सेल्सियस। थर्ड इसका आंसर आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखो यहां से पूछा है कि इस प्रकार से किसी H एटम में ट्रांजिशंस हो रहे हैं तो सबसे ज्यादा कौन सी इसमें एनर्जी होगी, तो जितना गैप बड़ा है ये है सबसे अधिक एनर्जी का, यानी इसके लैम्डा है मिनिमम सी वाले की, और सबसे ज्यादा लैम्डा किसकी है जिसकी एनर्जी कम से कम होती है, और इन सारों में सबसे कम एनर्जी किसकी है डी की, ये है लैम्डा मैक्सिमम। तो ऑर्डर देखना आपको किस तरह से, शॉर्टेस्ट एंड लॉन्गेस्ट, शॉर्टेस्ट कौन सा है सी और डी, सी और डी इसका आंसर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट यहां कहा जा रहा है कि कोई एक चार्ज पार्टिकल है वो ए से बी जा रहा है, तो ए से बी क्या है इक्विपोटेंशियल सरफेस है, वोल्टेज सेम है, और वोल्टेज सेम होने पे वर्डन हमेशा कितना 0 होता है, तो इसका आंसर कितना 0 हो जाएगा। यहाँ है एसी सोर्स होने पे फिर इसको अपन इसमें इंसर्ट करवा रहे हैं, और जैसे रोड को अपन इंसर्ट करवाएंगे तो उसका एल बढ़ेगा, एल बढ़ने से इसका एक्सएल है वो बढ़ेगा, एक्सएल बढ़ने पे जेड है वो बढ़ेगा, जेड बढ़ने से करंट घटेगी, और करंट घटेगी तो उसकी इंटेंसिटी आपकी डिक्रीज हो जाएगी, तो ग्लो लेस ब्राइटली। यहाँ देखो ये 1 से 1
बी से बी, और यहाँ ए से आपका ए बार, बी से कौन सा बी बार, इन दोनों को आप मल्टीप्लाई करो, ये हो गया ए बी, ये हो गया आपका ए डॉट और डॉट बी डॉट, फिर इनको सम कर दो आप, सम करने के बाद में यानी ए बी प्लस कौन सा ए डॉट बी डॉट, सम हो गया, और इन सब का बार, ये इसका आउटपुट कहलाएगा। तो इसको हम लोग, वैसे जो आपको होता है ना एक्सक्लूसिव नोर जो होता है, उसका ही जस्ट एक तरह से पूरे का हमने क्या कर दिया, इन्वर्जन कर दिया, नोटिंग कर दिया, उसकी नोटिंग करने से हमारे पास ये नया बन गया। और एक्सक्लूसिव नोर का अगर आपको ध्यान हो तो उसका आउटपुट है, जस्ट उसको आप रिवर्स कर दो, या इससे अपन चेक करें, मान लो ए और बी हमारे पास है तो 0 0 है, मान लो 0 1 है, 1 0 है, और 1 और 1 है। आप इसका ए बार बी बार बनाओगे तो 0 से आपका 1 1 और कितना 0 0 बन गया, और इसका बी बार बनाएंगे तो कितना 1 0 1 और ये आपका 0 बन गया, 1 और 0 बन गया। अब इसका ए बी हम देखें तो ए बी हमारे पास तो कितना है 0 0 0 और 1, इनको मल्टीप्लाई करें, ए बार बी बार बनाए तो 1 0 0 और ये आपका 0 बन गया। अब इनको देखें तो ये हमारे पास है ए बी, ये कौन सा ए बार और बी बार, इनको अगर सिंपल जोड़ेंगे आप यहां से ऐड करेंगे तो कितना 1 0 0 और 1 आ गया। पर इसकी हमें नोटिंग करनी है, इसकी नोटिंग करोगे तो 0 और 1 1 और ये आपका 0 आ गया। अब क्वेश्चन ये कह रहा है हम लोगों को कि जब ए और बी दोनों 0 होते हैं तब आउटपुट कितना है 0, और जब आपका 1 1 है तब भी कितना है 0 0 और 0, तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा सेकंड। नेक्स्ट, ए ब्लैक बॉडी ऑफ एट 200 केल्विन इज फाउंड टू इमिट मैक्सिमम एनर्जी एट दिस। तो सिंपल क्वेश्चन है कि एक ब्लैक बॉडी है जो 200 केल्विन ताप पे 14 माइक्रोमीटर का वेवलेंथ है वो इमिट कर रही है, तो टी को हमने कर दिया 5 गुना, तो अब कितना होगा, तो आप जानते हैं जो वीन का विस्थापन नियम होता है, वीन्स डिस्प्लेसमेंट लो, उसके अकॉर्डिंग तो लेमडा जो होता है प्रपोज टू 1/t होता है। अब t को आपने 5 टाइम्स कर दिया तो डेफिनेटली लेमडा डेस कितना है, लेमडा अपॉन 5 है, तो लेमडा हमारे पास कितनी थी पहले, वो थी 14 माइक्रोमीटर, इसमें 5 से आप डिवाइड कर दो तो कितना हो गया, 5 से डिवाइड करेंगे तो ये हो गया आपका, डिवाइड कर दो ऐसे कर दो, 2 से मल्टीप्लाई, 2 से करो डिवाइड, 14 × 2 कितना हुआ 28, 28 5 × 10 हो गया, तो कितना 2.8 माइक्रोमीटर इसका आंसर बन जाएगा। इन फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट स्टॉपिंग पोटेंशियल डिपेंड्स ऑन, स्टॉपिंग पोटेंशियल जो डिपेंड करता है वो करता किस पे है, EV नॉट इज इक्वल टू आपका hc/λ इन एनर्जी और माइनस का वर्क फंक्शन, तो इसमें लेमडा है या इसकी फ्रीक्वेंसी है या एनर्जी, और साथ ही नेचर ऑफ मेटल, तो उसकी डिपेंडेंस किस पे है, लाइट की प्रॉपर्टी कौन सी है, लाइट की तो फ्रीक्वेंसी है, उसका वेवलेंथ है, एनर्जी है, उस पर डिपेंड करेगा, और साथ ही नेचर ऑफ मेटल डिपेंड करेगा, पर लाइट की इंटेंसिटी यानी नंबर ऑफ फोटॉन्स पे डिपेंड नहीं करेगा। तो ये ध्यान रखना है किस पर डिपेंड, फ्रीक्वेंसी ऑफ द इंसिडेंट लाइट, बाकी सब ऑप्शन है वो कंसिडर नहीं किए जा सकते, इसमें आप देख सकते हैं आराम से। अगला क्वेश्चन है, ए रबर बॉल इज टेकन डाउन टू 100 मीटर डीप लेक एंड इट्स वॉल्यूम डिक्रीज बाय दिस। आप किसी बॉल को 100 मीटर चले जा रहे हो, तो 100 मीटर जाने पर उसका आपसे पूछा है बल्क मॉडुलस, आयतन प्रत्यास्थता गुणांक जो होता है क्या है, चेंज इन प्रेशर अपॉन कितना इसका स्ट्रेन, डेल्टा V बाई V। डन। अब डेल्टा P क्या है, वो है रो GH यानी प्रेशर अपॉन माइनस का डेल्टा V बाई V। तो करें सॉल्व, देखिए प्रेशर कितना है 100 मीटर हाइट पे, बॉल लगे वाटर के अंदर ही, तो ये हो गया, रो तो कितना है 10⁻3, G कितना है 10, H कितना है जी 100, और इसका स्ट्रेन कितना है, तो आप देखें कि वॉल्यूम इतना घट गया, इसका मतलब है कि डेल्टा V अपॉन V इंटू 100 उसको दे रखा है अपने को 0.1, तो इसलिए, और माइनस का डेल्टा V अपॉन V कितना हो गया, इसको 100 से अपन डिवाइड करेंगे तो 10⁻³ वो भी कैसा माइनस का, तो वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास आगे माइनस का कितना 10⁻³ माइनस, पीछे माइनस था ये, इससे प्लस हो जाएगा, उसके बाद 10⁻³ है, इसको ऊपर लाओ प्लस हो जाएगा 3 3 6 और 3 कितना 9, तो 10⁹ के आसपास, या आसपास नहीं एग्जैक्ट वैल्यू इसका आपका बन जाएगा। नेक्स्ट देखो, यहाँ क्वेश्चन कह रहा है कि अगर हम इस तार जो है उसकी मोटाई को बढ़ा दें, तो जब एक समान तार होता है उस कंडीशन में आप जानते हैं पोटेंशियल ग्रेडियंट है वो तार की मोटाई पर डिपेंड नहीं करती है, तो इसको मोटाई बढ़ाओगे
तो जो इसका बैलेंस लेंथ पहले था x उतना ही बना रहेगा। यहां देखो साहब, इन यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट द इंटेंसिटी ऑफ लाइट इन फ्रंट ऑफ वन ऑफ द स्लिट ऑन ए स्क्रीन इज दिस। क्वेश्चन ये है कि जो हमारे पास YDSC होता है उसमें ये S1 है, ये S2 है, तो एक जो स्लिट है उसके ठीक सामने, यहाँ एक स्लिट के ठीक सामने वाले बिंदु पर आपको दे रखी इंटेंसिटी I रिजल्टेंट दैट इज I0/2 और साथ ही कह रखा है कि I0 है क्या, वो है मैक्सिमम इंटेंसिटी है। कोई बात नहीं जी। अब देखो आप जानते हैं ये डिस्टेंस कितनी है, उसको अपन कैपिटल D कहते हैं। ये हमारे पास कितना स्मॉल d डिस्टेंस होता है और ये दोनों के पाथ का डिफरेंस है वो आपका डेल्टा कहलाता है। डेल्टा एक्चुअली है क्या, d माइनस वो है ये डिस्टेंस, और ये डिस्टेंस कितनी है वैसे d² प्लस d² का रूट। इसको सोल्व करेंगे तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी, या आप जानते हैं डेल्टा वैसे भी y इंटू डी अपॉन कितना कैपिटल D, y इंटू डी अपॉन कैपिटल D। y हमारे पास क्या देखो इसकी कह रहा है कि ठीक सामने वाले बिंदु, तो y इक्वल टू कैसा d/2 हो गया। ये पूरा d होता है मिड पॉइंट से, ठीक अपन ऊपर है तो y कितना d/2, तो इस y की वैल्यू अपन पुट करते हैं d/2 इंटू d/d, तो ये बन गया आपका d² अपॉन 2d। तो ठीक सामने वाले बिंदु के लिए पाथ डिफरेंस आपका है ये। अब इंटेंसिटी दर कितनी है I0/2, हाफ इंटेंसिटी रह रही है, तो डेल्टा अगर मेरे पास इतना है तो इससे का फाई कितना आएगा, डेल्टा फाई होता है 2π/λ इंटू पाथ डिफरेंस, और वो हमारे पास है d² अपॉन 2d। अब इससे हमको सॉल्व करना है, तो एक बात तो पहले ये चेक करेंगे इंटेंसिटी जो है ना हमारे पास वो कितनी है। देखो IR होती कितनी है वैसे, होती I0 इंटू cos स्क्वायर डेल्टा फाई। इधर रखा हमको कितना I0/2, I0 से I0 कैंसिल हो गया, तो cos स्क्वायर डेल्टा फाई मेरे पास 1/2 है, तो cos डेल्टा फाई का वैल्यू कितना है 1/√2, और इसलिए डेल्टा फाई हमारे पास कितना आ जाएगा 45 डिग्री, या ऐसे कर दूं कितना π/4, ये इसका फेज डिफरेंस है π/4। 1/√2 सॉरी, cos स्क्वायर डेल्टा फाई बाई 2, डेल्टा फाई बाई 2, तो डेल्टा फाई बाई 2 हमारे पास π/4 है, तो डेल्टा फाई कितना हो जाएगा, ये है π/2। डन। अब ये मेरे पास है फेज डिफरेंस, इस फेज डिफरेंस को आप चेक करें, यहां इसको लिख दूं मैं कितना π/2 इज इक्वल टू 2π/λ। अब देखो d² हमारे पास कितना, d हमको दे रखा है 5λ, तो इसका अपन स्क्वायर करें तो 25λ अपॉन 2d। इससे सोल्व करते हुए आपको आगे बढ़ना है, पाई से पाई उड़ा दूं और 2 से 2 उड़ा दूं, लेमडा से लेमडा भी कैंसिल हो गया। तो आप देखें अब हमारे पास कैपिटल D का वैल्यू वही है, इसको यहां ले जाएं तो 25 इंटू 2 50 लेमडा के इक्वल इसकी वैल्यू हमको मिल जाएगी। डन। और ये 25 ये लेमडा का स्क्वायर आएगा, तो ए लेमडा आपका बच जाएगा, तो कैपिटल D इक्वल टू कितना है 25 इंटू 2 50 लेमडा। राइट आंसर इसका हो जाएगा 4th। अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखो, ए रेजिस्टर ऑफ 500, आर की वैल्यू हमारे पास है 500 ओम, ए सोर्स जोड़ रखा है उसमें है कौन, आर और एल, और एल का एक्सएल कितना होता है बेटा जी ओमेगा एल, ये देखो इसका ओमेगा कितना है 1000, एल कितना देखो 0.5, तो ये 500 ओम हो गया। अब आर भी है इतना ही, एक्सएल इतना ही है, तो जेड कितना होगा r² प्लस एक्सएल स्क्वायर रूट करेंगे, दोनों इक्वल है, दोनों के इक्वल होने पे कितना आ गया 500√2। और आप जानते हैं किसी ट्रायंगल से इसको अपन सॉल्व करते हैं तो ये आपका आर है, ये एक्स और जेड, आर हमारे पास कितना है देखो 500 ओम और जेड हमारे पास कितना 500√2, और हमसे पूछा है पावर फैक्टर इज इक्वल टू होता है cos फाई, और कोस है क्या बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, तो 500/500√2, 500/500√2, तो 1/√2, ये इसका आंसर आपका आ जाएगा। नेक्स्ट देखो, इन यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट परफॉर्म्ड इन वाटर, तो आप जानते हैं YDSC के अंदर जो फ्रिंज विड्थ होती है वो लेमडा इंटू डी अपॉन डी, तो बीटा प्रपोज टू कितना हुआ लेमडा, और जैसे पानी में जाएंगे तो लेमडा जो मीडियम होती है वो होती है लेमडा अपॉन म्यू,
और म्यू 1 से बड़ा है, इसलिए लेमडा एम का वैल्यू लेमडा से पहले वाले से छोटा हो जाएगा और लेमडा के घटने से बीटा आपकी डिक्रीज हो जाएगी। डन। तो द फ्रिंज विड्थ विल द फ्रिंज विड्थ विल डिक्रीज। राइट आंसर इसका हो जाएगा फर्स्ट। ए बर्ड इज फ्लाइंग 3 मीटर अबव द सरफेस ऑफ वाटर। मान लो सरफेस है वाटर और यहाँ इसके अंदर पानी भरा हुआ है, इसके अंदर कोई मान लो एक पक्षी है, इसको मैं ए मान लो, एक व्यक्ति है यहाँ पर बी मान लो। बी है वो क्या कर रहा है, यहाँ से 3 मीटर हाइट पर है, कोई दिक्कत नहीं है जी, पर उसकी स्पीड कितनी है, 6 मीटर पर सेकेंड है, 6 मीटर पर सेकेंड। तो आपसे बोला कि अगर अंदर कोई व्यक्ति है डेंसर मीडियम में, तो सिंपल सी बात आप जानते होंगे कि अगर कोई व्यक्ति या कोई ऑब्जर्वर डेंस मीडियम में है और रेयर में चेक कर रहा है, तो उसकी आपने पढ़ी होगी अपरेंट, डी अपरेंट। डी अपरेंट के दो फॉर्मूले होते हैं, एक होता है डी इंटू कितना म्यू, एक होता है डी अपरेंट इज इक्वल टू डी अपॉन म्यू। ये किसमें है, ऑब्जेक्ट कहाँ हो, रेयर मीडियम में, और ऑब्जर्वर कहाँ हो, डेंसर में हो। डी अपॉन म्यू क्या होता है, ऑब्जेक्ट कैसा हो, बाहर हो, सॉरी ऑब्जर्वर कहाँ पर हो, बाहर रेयर मीडियम में हो, और ऑब्जेक्ट कहाँ पे हो, डेंसर मीडियम में। तो हम तो इसको फॉलो कर रहे हैं। अब इसी को अपन टाइम के साथ करेंगे डिफरेंशिएट, तो v अपरेंट कितना, v इंटू दिस, यहाँ v अपरेंट कितना, v अपॉन दिस। तो उसी को आप वेलोसिटी में बदल लें, आप उन्हीं से क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। तो अब इससे अपन पढ़ेंगे तो v हमारे पास अपरेंट कितनी हो जाएगी, वो है v इंटू म्यू। तो v कितना है जी, देखो v हमारे पास है 6 मीटर पर सेकेंड, तो 6 इंटू कितना 4/3, उड़ाओ इसको 2, तो 8 मीटर पर सेकेंड इसका राइट आंसर है, वो हो जाएगा। डन। नेक्स्ट, ए बैरोमीटर ट्यूब कंटेनिंग मर्करी इज लोअर्ड इन ए वेसल। एक हमारे पास कोई बैरोमीटर है, उसकी जो मर्करी से भरा हुआ जो लेवल है, कंटेनिंग मर्करी इज लोअर्ड इन ए वेसल कंटेनिंग मर्करी अंटिल ओनली 50 सेंटीमीटर ऑफ द ट्यूब इज अबव द लेवल ऑफ मर्करी। तो ऐसा है कि भाई कोई ट्यूब हमारे पास थी, उसको अपन ले गए, मर्करी से भरी हुई है, उसको अपन किसी कंटेनर में डुबो रहे हैं। डुबोने पर उस प्रेशर के कारण जो उस मर्करी बढ़ रही है, वो उसकी हाइट दे रखी है हमको कितनी, 50 सेंटीमीटर। तो बाकी तो इसमें एयर है, तो अब इस वाले भाग का जो प्रेशर है वो है कितना। तो सिंपल सी बात यह है कि जो टॉप पर यहाँ जो इसका प्रेशर है प्लस 50 सेंटीमीटर का, उनका सम, यानी P एट टॉप प्लस P ऑफ 50 सेंटीमीटर इज इक्वल टू क्या है, P ऑफ एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर की प्रेशर के बराबर है। तो हम P एट टॉप निकालेंगे तो वो हमारे पास कितना आएगा, P किसका, एटमॉस्फेयर का, माइनस कितना P 50 सेंटीमीटर का। हमें बोला कि ये है कितना 75 सेंटीमीटर के बराबर है, तो ये कितना 50 का, 75 में से 50 हम घटा देंगे तो 25 सेंटीमीटर ऑफ Hg आ गया। अब दे रखा प्रेशर हमें किसमें, किलो पास्कल वगैरह में, तो बदल लें इसको। ये हमारे पास सिर्फ हाइट है मर्करी लेवल के रूप में, तो प्रेशर वैसे कितना होता है, रो GH, रो किसका, मर्करी का, 13.6 इंटू कितना 10⁻³ जी कितना आपके पास 10, और हाइट हमारे पास कितनी 20 सेंटीमीटर है, 25 इंटू कितना 10⁻³ अब इसको सॉल्व करोगे आप, तो सॉल्व करने पे हमारे पास इसकी वैल्यू जो है वो 13.3 किलो पास्कल आ जाएगी। क्योंकि इसको मैं यहां से उड़ा देता हूं, उसके बाद देखो 25 को 10 से गुणा करोगे, इसको और गुणा करोगे तो वैल्यू ये 10⁻³ के साथ कुछ वैल्यू और बनेगी, और के यहाँ पे 10⁻³ को रिप्रेजेंट कर रहा है। नेक्स्ट देखो, यहाँ ये 2 वोल्ट का सेल है, ऐसे जोड़ रखे हैं, हमारे पास पीएन डायोड है, ये आदर्श है। तो देखो ये प्लस है और माइनस है, तो ये तो कैसा है, फॉरवर्ड बायस में, यहाँ तो करंट फ्लो कर रही है, ये रिवर्स बायस में यहाँ करंट फ्लो नहीं कर रही। तो A1 का रीडिंग कितना हुआ 0, और इसकी रीडिंग में रेजिस्टेंस देखो आप 10 ओम है, तो 2/10.2, तो 0 और 0.2, 0 और 0.2, 0 और 0.2। नेक्स्ट देखो, यहां क्वेश्चन सिंपल सा है कि हमारे पास दो कोई प्लेन मिरर है, जिसमें इस फर्स्ट वाले पे हमने कोई रे डाल दी, किस एंगल पे, 60 पर, सॉरी ये हम ऐसे रे डाल रहे हैं जो कि फर्स्ट वाली है ना वो सेकंड के पैरेलल है। अब सेकंड के पैरेलल है और ये दे रखा है दोनों के बीच का एंगल कितना 60। वापस समझ लें, दो हमारे पास मिरर हैं, दोनों के बीच का एंगल कितना 60 डिग्री का है। हम फर्स्ट भी रे ऐसे डाल रहे हैं जो कि सेकंड के समांतर है, ये समांतर है। अब ये समांतर अगर हैं तो इसका देखो ये एंगल 60 है तो 60 होगा। अब यहाँ इसका नॉर्मल, तो ये निकलेगी तो यहाँ भी इसका एंगल कितना 60 होगा।
अब 60 है तो ये 60 भी कितना 60 होगा, ये आपका होगा 30, तो 30 से निकलेगा, 30 से निकलेगा सही यूं। अब 30 से निकलेगा तो आप देखो ये 30 तो कितना हुआ 60 हो गया, अब ये 60 हो गया, ये दोनों एंगल इक्वल तो आपस में पैरेलल हो गए। तो फर्स्ट के समांतर हमने लाइट को डाला था पहले इस तरह से कि वो फर्स्ट पे गिर रही है पर सेकंड के समांतर है, पर जैसे ही फाइनली यहाँ सेकंड के बाद निकलेगी वो भी कैसे फर्स्ट के समांतर हो जाती है। तो क्या है, पैरेलल टू द फर्स्ट मिरर, पैरेलल टू द फर्स्ट मिरर बन जाएगा। नेक्स्ट देखो, ये 1 2 3 4 5 6 हमारे पास धातु की प्लेटें हैं, उनको ऐसे रखा हुआ है। इसका आपको सी पूछा है तो नंबरिंग कर दें आप 1 2 3 4 5 और 6। हम पूछा ए और बी के बीच का कैपेसिटेंस, तो ए और बी को आप अलग से बना दीजिए। उसके बाद ए से कौन सी प्लेट जुड़ी हुई है 1 लिख दो, बी से कौन सी है 6 लिख दो। फिर देखो कि 2 और 4 जुड़े हुए हैं पर इनका ए से कोई संपर्क नहीं है, 3 और 4 जुड़े उनका भी कोई संपर्क नहीं है, तो आप ऐसे करें 2 और 4 की अलग नंबरिंग कर दो और साथ में कितनी 3 और 5 को अलग नंबरिंग में लेके आ जाओ। अब आप देखिए 1 और 2 में कैपेसिटर है 1 और 2, ये 1 और 2 में कैपेसिटर है बना दो। 2 3 में कैपेसिटर है 2 3 में, 2 3 कहाँ 2 और 3 यहाँ लगा दो। 3 4 में कैपेसिटर है 3 और 4 में एक कैपेसिटर यहाँ लगा दो। फिर देखो यहाँ पर 4 और 5 4 यहाँ भी कैपेसिटर है लगा दो। फिर कितना 5 और 6, ये 5 और 6 में यहाँ पर कैपेसिटर है। ध्यान दें यहाँ बने 3 कैपेसिटर किसमें सी के समांतर में है, तो कितना आ गया 3C आ गया। ये कैपेसिटर है C और ये C। अब देखो ये C और ये 3C और C आपस में सीरीज ऑर्डर में है, जब सीरीज में है तो इसका कैपेसिटेंस अब कितना होगा C इक्विवेलेंट होता है C1 C2 C3, तो C इंटू कितना 3C इंटू कितना C, और फिर इनका मल्टीप्लाई कितना 3C स्क्वायर प्लस इनका कितना 3C स्क्वायर, और ये प्लस का हो गया कितना C स्क्वायर। होता है ना फॉर्मूला C1 C2 C3 अपॉन C1 C2 प्लस C2 C3 प्लस C3 C1, तो ये एक्चुअली कितना 3C क्यूब अपॉन 3 और 3 6 और 7 का स्क्वायर, ये उड़ाओ इससे, तो 3C अपॉन 7, और C कितना है 2 प्लेट के बीच की कैपेसिटेंस है जिसका वैल्यू कितना होता है एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D। तो राइट आंसर कितना है 3/C एप्सिलॉन नॉट। नेक्स्ट देखो, हमें A और B का डायमेंशन रेशियो निकालना है, तो आप देखिए हमारे पास वैल्यू कितनी है P इज इक्वल टू A माइनस का टी स्क्वायर अपॉन कितना B इंटू एक्स। सबसे पहले देखो यहाँ इसमें से A से टी स्क्वायर का माइनस कर रखा है, इसका मतलब A की डायमेंशन कितना है टी स्क्वायर के इक्वल है। अब फिर अगर अपन वापस देखें तो मैं यहाँ डायमेंशन इक्वल है तो रख दूं यहाँ पर टी स्क्वायर अपॉन कितना बी एक्स। बी को यहाँ से सोल्व करता हूँ तो बी मेरे पास कितना आता है टी स्क्वायर अपॉन बी पी, सॉरी बी हमें निकालना था p इंटू एक्स, तो p इंटू एक्स बन जाएगा। अब इससे सॉल्व करोगे तो ध्यान करो a अपॉन बी हमसे पूछा है, तो a बेटा जी कितना है टी स्क्वायर और b हमारे पास कितना है टी स्क्वायर अपॉन पी एक्स था, तो पी एक्स आपका चला गया ऊपर, उड़ा दो। p क्या है साहब प्रेशर, और प्रेशर क्या होता है फोर्स बाय एरिया, तो इसकी डायमेंशन कितनी होंगे देखो m1 L1 अपॉन L2 L माइनस 1 इंटू कितना टी की पावर माइनस का 2 इंटू L, x तो क्या है डिस्टेंस है, तो ये हो गया आपका L से L कैंसिल, तो वैल्यू कितनी आई m की पावर 1 L की पावर 0 टी की पावर माइनस का 2, m1 L की पावर 0 टी की पावर माइनस का 2। नेक्स्ट देखो चार्ज ऑन द कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटी 2 माइक्रोफैराड इज, इस 2 वाले पे कितनी है, तो आप देखो यहाँ कोई यहाँ पे की नहीं है, इसका मतलब ये कौन सा परिपथ है, ये आपका स्टेडी स्टेट कंडीशन है, और स्टेडी स्टेट कंडीशन में C से थ्रू करंट 0 होती है, तो करंट का पाथ कौन सा ये हो गया, तो रेजिस्टेंस कितना 8 और 4 12, तो 12/12 करंट कितनी आई 1 एम्पियर, तो ये इस तरह से 1 एम्पियर करंट फ्लो हो रही है, तो यहाँ इसमें करंट कितना 1 एम्पियर, ये दोनों आपस समांतर में है, समांतर होने पर इसका वोल्टेज कितना 4 इंटू 1, तो इसका जो V4 ओम है वो कितना 4 वोल्ट पूरा इसके है ऊपर ड्रॉप हो गया। तो अगर आप देखें तो इस पे वोल्टेज कितना 4, आप पूछा है चार्ज कितना Q बराबर C भी होता है, तो C तो कितना है 2, V कितना है 4 8, तो 8 माइक्रोकूलम इसका आंसर आपका बन जाएगा। नेक्स्ट देखो द फोकल लेंथ ऑफ द लेंस ऑफ एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप आर दिस एंड दिस, हमारे पास ये कोई टेलीस्कोप है
द लेंथ ऑफ टेलीस्कोप व्हेन फाइनल इमेज इज फॉर्म्ड एट लीस्ट ऑफ डिस्टेंस ऑफ क्लियर विजन। क्वेश्चन क्या है कि हमारे पास एक टेलीस्कोप है जिसकी दोनों जो लेंस है उनकी फोकल लेंथ कितनी है, 50 और 5 सेंटीमीटर है, और हम उसको इस तरह से काम में ले रहे हैं कि जो फाइनल इमेज है वो साफ देखने की निकटतम दूरी यानी 25 सेंटीमीटर बन रहा है। तो आपसे पूछा कि ऐसे में अब इसकी जो ट्यूब लेंथ है वो कितनी होगी। तो आप जानते हैं टेलीस्कोप जो है कौन सा, ये वाला, इसको हम कहाँ टारगेट करते हैं, यानी कौन से ऑब्जेक्ट को देखने में काम में लेते हैं। तो आप जानते हैं इनको अपन रखते हैं इन्फिनिटी वाले ऑब्जेक्ट के लिए। तो जैसे मान लो फर्स्ट लेंस है या आपका सेकंड लेंस है, जो बॉडी या लाइट इन्फिनिटी से आ रही है वो तो कहाँ फोकस होगी, इसके वी पर, फर्स्ट के, सॉरी जो इसका वी है वो कहाँ फोकस होगा, एफ पर होगा, इसका वी इक्वल टू एफ आएगा, और वो कितना है 50 सेंटीमीटर, देखो कितना 50 सेंटीमीटर। तो ये तो अब, और यहाँ इससे हम जो इसकी बनती है इमेज वो इसमें काम करती है एज एन ऑब्जेक्ट, और ये डिस्टेंस कितने अपन यू लेते हैं। तो लेंथ वैसे है कितनी, लेंथ है एल इक्वल टू वी प्लस यू है। अब v तो हमारे पास कितना 50 सेंटीमीटर है प्लस u, ओनली आपको u निकालनी है। अब u में हमें हिंट क्या दे रखा है, क्या हमारे पास वैल्यू इसकी f दे रखी है हम लोगों को कितनी, ऑब्जेक्टिव लेंस की, सॉरी आई पीस की कितनी है 5 सेंटीमीटर है, और इससे इमेज बन कहाँ रही है, यहाँ इमेज बन रही है 25 सेंटीमीटर पे, यानी v भी हमारे पास है, हमारे पास इसका f भी है और v भी है, u निकालना है। तो आप जानते हो 1/f इज इक्वल टू होता है 1/v माइनस 1/u, आपको यहाँ से u निकालना है। तो u निकालें, इसको इधर ले आता हूं, तो 1/u इज इक्वल टू कितना 1/v माइनस का, इसको इधर लाइए ना, तो अपॉन 1/f। अब इससे सॉल्व करेंगे u हमारे पास जो आएगी उसके बेस पे हम इसको चेक करेंगे। तो ध्यान करो, हमको u तो निकालना है, v हमारे पास कितना है, तो लाइट इस पे यूं गिरेगी u, और इसका v कितना माइनस का 25 सेंटीमीटर। तो देखो 1/v हो गया माइनस 25, माइनस का 25 तो माइनस यहाँ लगा दूं, माइनस का 1/, कितना 5, दोनों नेगेटिव हैं, कोई दिक्कत नहीं साहब। तो इसमें ऐसे करते हैं हम लोग, देखो हमको यू निकालनी है मेनली, माइनस कॉमन ले लूं 1/25 और प्लस कितना 1/5, 5 से गुणा कर दो, इसको 5 से भाग दूं, 25 तो 5 + 1 6, 6/25 नेगेटिव में। तो u हमारे पास माइनस का कितना 6/25 आया, सॉरी 1/u, और इससे सॉल्व करने पे u हमारे पास कितना है 25/6 सेंटीमीटर आ गया। अब हमें करना क्या है कि जो हमारे पास से नेगेटिव में लेंथ आ रही है उसको ओनली ऐड करना है। तो v प्लस u कितना 50 प्लस मोड ऑफ दिस, तो नेगेटिव मोड तो कितना प्लस होता है, तो ये होगा 25/6। अब इसको जोड़ना है जी, तो जोड़ेंगे तो हम इसको ऐसे कर देंगे 50 + 25/6, 6×5 = 300 + 25, तो 325/6 ये इसका राइट आंसर आ जाएगा। हाँ जी, अगला क्वेश्चन है कि f1.f2 इक्वल टू दिस, तो ये क्या हो गया f1f2 cos थीटा बराबर, इसका मोड कितना होता है आप जानते हैं, f1f2 sin थीटा, ये इक्वल है, तो ये आपस में कट गए, sin अपॉन cos tan थीटा इक्वल टू आ गया 1। इसका मतलब थीटा कितना है इनके बीच में 45 डिग्री है। थीटा के 45 होने पर f1 + f2 की वैल्यू कितनी आएगी, तो बताइए जी, f1 + f2 का मोड, तो ये होगा कितना √f1² + f2² प्लस कितना 2f1f2 और इंटू cos थीटा, सब f बराबर हैं ये सब कुछ, तो ये हो गया आपका 2f² + 2f² cos, तो 1/ कितना cos है आपका 145, सॉरी 45, तो गया 1/√2, इसको उड़ाने √2 आ गया, तो ये हुआ क्या देखो कि 2f² प्लस ये हो गया आपका √2f² का रूट, तो f² कॉमन ले तो f चला गया बाहर, बचा कितना 2 + √2 इंटू f। ऑफलाइन में ये f थोड़ा सा अंदर रह गया था, उसको सही करवा दिया गया था, वो आप ध्यान रखेंगे। हाँ जी, अगला क्वेश्चन है कि हाइड्रोजन एटम में एक इलेक्ट्रॉन जंप कर रहा है
कहां से कहां? दूसरी कक्षा से प्रथम में, दूसरे से प्रथम में कूदता है तो लेमडा का फोटोन निकलता है। तो तीसरे से पहले में कूदने में लेमडा कितना होगा? जेड तो कांस्टेंट है, तो आप जानते हैं 1 अपॉन लेमडा इज इक्वल टू होता है आर जेड स्क्वायर 1 अपॉन n1 स्क्वायर 1 अपॉन n2 स्क्वायर। तो ये तो कांस्टेंट है, तो लेमडा डेस अपॉन लेमडा कर दूं डायरेक्ट। लेमडा डेस वाली वैल्यू हमारे पास है यहाँ, वो कितनी है? 3 से 1 में, तो 1 माइनस 1 अपॉन 9, और उसमें है कहाँ? 2 से 1 में, 2 से 1 में तो 1 माइनस 1 अपॉन 4। करें इसको सॉल्व, तो 3/4 आ गया, और ये हो गया कितना? 8/9। 3/4 8/9, तो ये हो गया, देखो 9 तो चला गया ऊपर, 27/32, और लेमडा से कर दो मल्टीप्लाई, 27/32, 27 लेमडा अपॉन 32। डन। तो ये हमारे पास इसका आंसर आ गया है। हाँ जी, पहला क्वेश्चन देखें। तो क्वेश्चन आपका है कि एक आदर्श गैस है, वो इसको फॉलो कर रही इक्वेशन को, और ये कह रहा है कि अगर उसको अपन 2V तक एक्सपेंड करते हैं तो ताप है वो कितना हो जाएगा। तो सिंपल सी बात है कि वॉल्यूम दे रखा है हमको, V से 2V कर रखा है, और पूछा कि T कितना हो जाएगा, तो आप इस P को चेंज कर दो। तो आदर्श गैस समीकरण के अनुसार हम जानते हैं कि PV इक्वल टू क्या होता है? म्यू RT। ठीक है जी। तो इसके अकॉर्डिंग है क्या? P समानुपाती कैसा है? T अपॉन V। और हमारे पास इक्वेशन कौन सी? PV स्क्वायर इक्वल टू कॉन्स्टेंट है, P स्क्वायर इंटू V इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। P को रिप्लेस कर दें किसे? T स्क्वायर अपॉन V स्क्वायर से, ABC उड़ा दो, तो T स्क्वायर समानुपाती V आ गया, तो T समानुपाती कितना? √V। बस, अब उसके बाद कोई दिक्कत नहीं है। T डैश अपॉन T इज इक्वल टू कितना? √V डैश बाई V। √V डैश, V डैश हमारे पास कितना? 2V अपॉन V, V से उड़ा दो, √2 आ गया। तो T डैश कितना है जी? √2 इंटू T, √2T इसका आंसर बन जाएगा। पहुंचते हैं अगले क्वेश्चन में। आइए साहब, यहां क्वेश्चन क्या दे रखा है कि ये AB कोई वायर है जिसकी लेंथ कितनी है? 100 सेंटीमीटर। तो ये A से B तक लेंथ कितनी है? 100 सेंटीमीटर, और 5 वोल्ट इस पे लगा रखा है। इसका साफ सा मतलब ये है कि 100 सेंटीमीटर जो लेंथ है उसका वोल्टेज 5 है, तो 1 सेंटीमीटर का कितना है? 5 अपॉन 100। तो यहां कह रखा है कि अगर इसको बैलेंस कर रहे हैं 40 सेंटीमीटर पे आ रहा है, तो 40 सेंटीमीटर वोल्टेज कितना हो? E होगा, तो 40 का कितना है? 40 से मल्टीप्लाई कर दो, बस उड़ाओ इसको, 20/10, 2 आ गया, 2 वोल्ट इसका आंसर हो जाएगा। हाँ जी, यहां क्वेश्चन दे रखा है कि F यहाँ पे फ्रीक्वेंसी है, L यहाँ एंगुलर मोमेंटम है, R रेडियस है, तो उनमें से कौन सा जो है वो सही है, वो आपसे पूछा है। F फ्रीक्वेंसी है साहब, है ना। फ्रीक्वेंसी एक्चुअली होती क्या है? 1 अपॉन टाइम पीरियड, और टाइम पीरियड कितना होता है? एक चक्कर को पूरा समय तो होता है 2πr, और अपॉन V, तो V इसको अपन कर देंगे। डन। R रेडियस है, L अपन जानते हैं एंगुलर मोमेंटम होता है, तो इसमें फर्स्ट में क्या है? F इंटू R इंटू L, तो F फ्रीक्वेंसी है, तो वो तो हो गया V अपॉन 2πr इंटू R, L होता है MVR। ठीक है जी, तो इसमें R से उड़ा दूं, तो एक्चुअली मास, ये तो सिंपल एक कांस्टेंट है, इलेक्ट्रॉन का मास है, तो ये हमारे पास आया क्या? ये आ गया, देखो V स्क्वायर इंटू R के समानुपाती आ गया। अब आप जानते हो कि जो V होता है वो समानुपाती होता है Z बाई N, और रेडियस समानुपाती होती है N स्क्वायर अपॉन Z। तो V का स्क्वायर Z स्क्वायर बाई N स्क्वायर, Z स्क्वायर बाई N स्क्वायर, रेडियस कितनी थी आपके पास? N स्क्वायर अपॉन Z, N स्क्वायर से N स्क्वायर कट गया, इसका मतलब ये N पे डिपेंड नहीं करता। तो वैल्यू ऑफ FRL इज कांस्टेंट फॉर ऑल ऑर्बिट्स, ये इसका फर्स्ट आंसर आएगा। बाकी सब तो आप निकालोगे तो सब डिफरेंट आएंगे। या ये दे रखा किस त्वरण से इसको अपन गति करवाएंगे? 7 रहेगा, तो 7 रहने के तो A कितना होता है? G tan थीटा। और ये क्वेश्चन पूछता है कि अगर ये गिर जाए इसमें फ्री फॉल, तो A अपॉन G अपॉन tan थीटा। 7 चलने पर G और tan 7 होते हैं, गिरने पर tan आपका गिर जाता है, तो G अपॉन tan थीटा आ जाता है। तो इसका आंसर है G tan अल्फा।
ये त्वरण है बेटा ना, ये त्वरण कितना ए बराबर कितना जी tan अल्फा। विच द फॉलोइंग कैन नॉट बी पोलराइज्ड। पोलराइज ध्वनि का ध्रुवण नहीं होता है और अल्ट्रासोनिक वेव साउंड वेव होती है। हाँ जी, द ब्लॉक ऑफ मास कैपिटल एम मूविंग ऑन ए फ्रिक्शनलेस। मान लो एक ब्लॉक है कोई कैपिटल मास का, वो क्या करता है, किसी मान लो कि v स्पीड से मूव कर रहा था और वो टकराया स्प्रिंग के साथ और ये मैक्सिमम कंप्रेस हो गया कितना x से। तो उस समय होता है क्या है कि इसकी सारी एनर्जी पोटेंशियल में कन्वर्ट हो गई। तो आप ये कह सकते हो कि हाफ mv स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो गया, हाफ kx स्क्वायर। और इससे हम लोग फाइंड कर सकते हैं कि इसमें v कितना है। हाफ से हाफ उड़ा दूं तो इससे v कितना हमारे पास हो जाएगा, k बाई एम इंटू एक्स स्क्वायर है, रूट करेंगे तो ये इसका रूट हो गया, x यहाँ से कैंसिल उड़ा दो। अब पूछा है कि इसमें जब ये यहाँ से निकलेगा द मैक्सिमम मोमेंटम ऑफ द ब्लॉक आफ्टर कोलिजन, तो जैसे ही वापस इससे निकलना शुरू होगा तो उस समय के बाद आप जानते हैं जब उसकी स्पीड मैक्सिमम होगी वो वापस, उस समय इसका मोमेंटम क्या मैक्सिमम होगा। तो मोमेंटम मैक्सिमम होने का मतलब है जब इसकी v मैक्सिमम होगी यानी इसके बराबर हो जाएगी। तो P मैक्सिमम इक्वल टू कितना हुआ आपका m इंटू वी, इसको ओनली m से मल्टीप्लाई करना है। तो रूट ऑफ k बाई एम इंटू वी, सॉरी इंटू, ये तो हमारे पास एक दिन रुको जी, कैपिटल M इंटू रूट ऑफ k बाई एम इंटू एक्स। इस m को अंदर जाए स्क्वायर हो जाएगा, एक कट जाएगा, तो रूट ये आपका k इंटू एम इंटू एक्स। एक्स हमारे पास कितना l है, तो रूट k m इंटू एल इसका आंसर बन जाएगा, रूट m k इंटू एल। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, सिंपल दे रखा है ग्राफ में वी और टी समानुपाती है, सरल रेखा ग्राफ दे रखा है, तो इसका मतलब पी कांस्टेंट है। तो ग्राफ कौन सा, ग्राफ जो है वो कौन से टाइप के प्रोसेस को शो कर रहा है, ये है आइसोबैरिक प्रोसेस। और आइसोबैरिक प्रोसेस में आपसे पूछा जा रहा है कि डेल्टा क्यू और डेल्टा डब्ल्यू है, इनका रेशियो कितना है, डेल्टा क्यू और डेल्टा डब्ल्यू का रेशियो। आइसोबैरिक प्रोसेस में डेल्टा क्यू होता है म्यू इंटू सीपी डेल्टा टी और डेल्टा डब्ल्यू होता है आपका म्यू आर डेल्टा टी। डन। तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये से कैंसिल सीपी अपॉन आर। सीपी एक्चुअली होता है गामा इंटू आर अपॉन गामा माइनस का 1 और अपॉन आर, आर से आर कट गया तो गामा अपॉन कितना गामा माइनस 1, गामा अपॉन गामा माइनस 1 इसका आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट है अनपोलराइज्ड लाइट। सिंपल क्वेश्चन तो ऐसे कह रहा है कि हमारे पास एक कोई पोलराइजर है और इस पे लाइट अपन डालते हैं अनपोलराइज्ड, जिसकी इंटेंसिटी कितनी आई नॉट, तो इसे जो लाइट निकलती है वो हमेशा निकलती है इसकी 50%। अब दूसरा कोई पोलराइजर है जो थीटा कोण पे है, तो उस पे लाइट कौन सी आई नॉट बाई 2 गिर रही है, तो आउटपुट इससे कितना आएगा, वो है आई नॉट बाई 2 और कोस स्क्वायर इंटू डेल्टा फाई। कोस स्क्वायर इंटू फाई है सर, डेल्टा फाई नहीं, इंटू ये फाई एंगल मान लो आप, या थीटा मान लो, जो कि इन दोनों बीच एंगल है, फाई मान लेता हूं। अब कह रहा है कि जो इंटेंसिटी आपको मिल रही है वो कितनी है, 3/8 टाइम्स ऑफ इंटेंसिटी ऑफ इनिशियल है। बस ये आपसे कहा गया है। इसको उड़ा दो कितना 4, आई नॉट साइन नॉट कैंसिल, कोस स्क्वायर थीटा है कितना 3/4, तो कोस हमारे पास कितना √3/2, तो इसलिए कोस थीटा हमारे पास √3/2 है, तो थीटा कितना होगा 30 डिग्री, 30 का मतलब π/6। ओके, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो देखो प्रयास हमने किया था पेपर अच्छा बन जाए, थोड़ा इजी बने, टाइम पे उसको कर भी पाए। ऐसे क्वेश्चंस बिल्कुल एग्जाम में रिपीट होते हैं, ढंग से करें आप, उम्मीद है आपका रिजल्ट बहुत शानदार रहेगा। दिल से दुआ है आपके लिए, ईश्वर आपकी मेहनत को रिजल्ट में बदले। ओके, थैंक यू, जय CLC।